19 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के सहार पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है, जहां पे कुछ गांव वाले कहते हैं कि हमने गेहूं के खेत में एक आदमी को जख्मी हालत में देखा है। इस इमरजेंसी कॉल को सीरियसली लेते हुए सहार पुलिस स्टेशन अपनी एक टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे वो आदमी जख्मी होता है, और वो लोग देखते हैं कि इस आदमी को चाकू और गोलियों से बहुत ज़्यादा मारा गया है, लेकिन वो अभी तक मरा हुआ नहीं है। और जो किलर थे जिन्होंने इसको मारने की कोशिश करी थी, वो इसको मरा समझ के वहीं छोड़ गए हैं। उसकी हालत को सीरियसली देखते हुए पुलिस की एक टीम उसको फटाफट हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देती है। लेकिन अब सवाल ये आता है, ये आदमी कौन है, वो यहाँ कैसे आया, और सबसे बड़ा सवाल, कोई इस आदमी को क्यों मारना चाहता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले को हिलाकर रख दिया है। एक आदमी जिसकी शादी को सिर्फ 14 दिन ही हुए थे, उस पर उसी की वाइफ इतना खतरनाक और जानलेवा अटैक करवाती है। उसका मोटिव बहुत सीरियस होता है और इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ठीक 1 साल पहले। जो आदमी हमें जख्मी मिला था शुरुआत में, उसका नाम है दिलीप यादव। ये एक सफल बिजनेसमैन है जिसका खुद का क्रेन और हाइड्रा का कारोबार है, यानी कि इसके पास ठीक ठाक पैसे हैं और इज्जत भी है। वो सब कुछ है जो एक आम इंसान चाहता है ज़िंदगी में अचीव करना। तो जाहिर सी बात है, एक सर्टेन एज के बाद फैमिली चाहती है कि हर इंसान की शादी हो जाए। तो उनके पेरेंट्स ने भी उन पर प्रेशर डाला कि वो शादी चाहे तो अब कर सकते हैं। तो शादी के लिए उनके पास एक बहुत ही क्लियर ऑप्शन आता है, वो ये कि जो दिलीप है, उनके जो बड़े भाई हैं, उनकी जो वाइफ है और उनकी जो बहन, यानी कि इनके बड़े भाई की जो साली है, उससे इनका रिश्ता कराने की बात चलनी शुरू हो जाती है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता, उनकी फैमिली को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जिस साली को वो कंसिडर कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड है अफेयर में। मतलब इंगेजमेंट तो नहीं हो रखी है, लेकिन उसका अफेयर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को ना पता होने की वजह से दिलीप और उसके रिश्ते की बात ठीक ठाक चलने लगती है। तो वो जो लड़की है उसका नाम है प्रगति, और वो जो प्रगति है उसका एक लवर है जिसका नाम है अनुराग यादव। लेकिन इन सब बातों से अनजान दिलीप की फैमिली रिश्ता लेके प्रगति के पास जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, प्रगति की जो बहन है वो ऑलरेडी उस घर में मैरिड हो रखी है, तो एक फैमिली बॉन्डिंग तो ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इनका एक लवर है, एक अफेयर इनका ठीक ठाक चल रहा है, और इसी वजह से जो प्रगति के जो पेरेंट्स हैं वो उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो इससे शादी कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सक्सेसफुल मैन है। और पुलिस का भी यही कहना है कि जो शुरुआत से ही जो प्रगति थी वो डिनाइल में ही थी, वो मना ही कर रही थी कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। हालांकि फैमिली के प्रेशर की वजह से वो लोग इनकी शादी सेट कर ही देते कैसे ना कैसे करके। इस बात को भूले हुए, ये बात कोई जानना भी नहीं चाहता कि प्रगति ऑलरेडी वो अनुराग यादव के साथ में एक लॉन्ग रिलेशनशिप में है। खैर, इनकी शादी की डेट फिक्स होती है 5 मार्च 2025 के दिन इन दोनों की शादी हो भी जाती है। तो ना चाहते हुए भी प्रगति लीगली अब दिलीप की वाइफ बन जाती है। दिलीप बहुत खुश है क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत अब हो गई है। वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि आगे की जो कुछ आने वाले दिन है वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन बनने वाले हैं, लेकिन वो बहुत खुश है। और जो प्रगति है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी अनुराग यादव के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ है और उसको अनुराग यादव ही चाहिए, और दिलीप उसे चाहिए ही नहीं। शादी के बाद से उसे पसंद बिल्कुल भी करेगी ही नहीं, क्योंकि वो उसे करना चाहती ही नहीं है, और उसे ऐसा हस्बैंड वो बिल्कुल भी नहीं मानती। खैर, वो जैसे भी करके शादी उनकी हो जाती है और वो दिलीप के घर रहने चली जाती है। फिर इसके बाद कहा जाता है, पुलिस ने बताया है कि इसके बाद भी प्रगति जो है ना कैसे करके छुपके से या कैसे ना कैसे करके अनुराग के साथ में कांटेक्ट में रहती है। और फिर एक शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की। उसमें प्लानिंग ये थी कि जो प्रगति है उसको जो है ना अपने हस्बैंड यानी कि दिलीप की दौलत चाहिए, लेकिन दिलीप नहीं चाहिए। और दिलीप नहीं चाहिए तो क्या करना होगा, हाँ, उसे मरवाना होगा। ये जो प्लान था प्रगति अकेले नहीं कर रही थी, इसके साथ पूरा अनुराग यादव यानी कि उसका लवर भी दे रहा था। तो वो लोग सोचते हैं कि इसको रास्ते से हटाया कैसे जाए। तो वो लोग इस प्लान पे आते हैं कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को इसकी सुपारी देनी होगी और इसी तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इस दुनिया से। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो प्रगति को जो शादी में गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं, कुछ मुँह दिखाई वगैरह की रस्म होती हैं, उसमें उसे कुछ पैसे मिले थे और कुछ सोने के कड़े वगैरह मिले थे, कुछ ज्वेलरी मिली थी। जिसके लिए प्रगति क्या करती है, उन पैसों को इकट्ठा करती है और जो पैसे कम पड़ते हैं वो ज्वेलरी की शॉप में जाके वो जो सोना था उसको बेच देती है, यानी कि अपनी ज्वेलरी सारी बेच देती है। इसके बाद प्रगति के पास टोटल 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, और जो ये 2 लाख रुपए हैं इसको वो अपने लवर अनुराग यादव को दे देती है। किसको देने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को देने के लिए। अभी आगे आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट किलर क्या क्या करता है। इन सब बातों से अनजान दिलीप अपना हनीमून की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। उसकी नई नई शादी हुई है,
उसके पास ठीक ठाक दौलत भी है, तो जाहिर सी बात है वो इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहता है इस ट्रिप को अपनी वाइफ के साथ में। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल अनजान है कि उसकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी उसको मरवाने का प्लान बना चुकी है। तो वो जो अनुराग ने जो पैसे दिए थे 2 लाख रुपए जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए थे, उसका नाम था रामजी नगर। इसको 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। उनका प्लान ये था कि दिलीप को रास्ते से हटाकर प्रगति उसकी सारी दौलत ले लेगी और अनुराग के साथ पूरी ज़िंदगी भर ऐश करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि सारे पैसे उसे मिल जाएंगे अगर दिलीप इस दुनिया में नहीं होगा। तो रामजी नगर ये सीरियस जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है इसका नाम है, इसको 1 लाख रुपए एडवांस मिल चुके हैं। तो फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है। वो दिन होता है 19 मार्च 2025, शादी के सिर्फ 14 दिन बाद। उस दिन दिलीप अपने काम से कन्नौज से लौट रहा था। उसको अपने पति के साथ खाटू श्याम के दर्शन के लिए भी जाना था, जो हनीमून से पहले की उसकी प्लानिंग थी। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी उस दिन जब वो काम के लिए अपने घर से निकला था, उस दिन वो अपने लवर से एक होटल में मिली थी और उसकी लोकेशन शूटर्स को उसको देनी थी, और वो उसी दिन उस शूटर को उसकी लोकेशन दे चुकी थी। इस काम में राम जी के साथ 2 लोग और थे। रामजी नगर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ 2 लोग और थे। भी मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को पता था कि जो दिलीप है वो कहाँ से आ रहा होगा। तो वो ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाते हैं तीनों, और वो कहते हैं कि क्या प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। दिलीप जो है शायद थोड़ा काइंड हार्टेड ही था, वो उनकी बात मान जाता है। वो बहुत शायद सीधा था और वो उसे अपनी बाइक पे बिठा लेते हैं, और फिर वो उसे बाइक पे बिठा के उसी इलाके से कुछ किलोमीटर दूर एक गेहूं के खेत में लेके जाते हैं और उस पर एक खतरनाक जानलेवा अटैक कर देते हैं। ये जानलेवा अटैक काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि इसमें चाकू और गन दोनों इस्तेमाल हुए थे। तो वो उसको अधमरा करके वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये मर जाएगा या फिर ये मर चुका है। लेकिन कुछ गांव वाले उसको रात को जाके देखते हैं कि गेहूं के खेत में एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। तब के जाके पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती है, और पुलिस जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है, उसके सैडली 3 दिन बाद खबर आती है कि जो दिलीप है वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई है। 19 मार्च को वो मिला था और 21 मार्च को उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये बन चुका था एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेने वाली थी और इसकी जांच भी बहुत सीरियसली तरीके से वो करने वाली थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक आम कत्ल नहीं था, ये काफ़ी प्लान मर्डर था, है ना। इसलिए सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच से सब खुल गया बहुत ही ईजिली, क्योंकि जब पुलिस सबका बैकग्राउंड वगैरह चेक कर रही होती है, फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच कर रही होती है और लोकेशन वगैरह देख रही होती है, तो उनका शक सीधा प्रगति यादव पे ही जाता है। क्योंकि प्रगति यादव के जो मोबाइल लॉग्स थे उस पर एक नंबर पे कॉन्टीन्यूसली कॉल होती ही थी, तो उसको वो सीरियसली लेते हैं। और फिर जब वो देखते हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह उस इलाके की जहाँ पे दिलीप का कत्ल हुआ है, जहाँ पे दिलीप के या फिर दिलीप को उठाया गया है, तो वो देखते हैं कि जो प्रगति यादव है वो एक होटल में गई थी। अब उनको ये तो नहीं पता होटल में क्या हुआ है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जो प्रगति यादव है वो इस मर्डर से सीधा लिंक्ड है। वो सबूत जोड़ते जाते हैं और शक सबका सामने आ ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रगति का जो बॉयफ्रेंड है अनुराग वो ही पकड़ा जाता है, और जो प्रगति है उसी के साथ मिली थी उस होटल में जाती हुई सीसीटीवी फुटेज के अंदर। इसी वजह से इन दोनों को ही इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ पे जो प्रगति यादव है वो सीधा तरीके से कबूल कर लेती है। वो बता देती है कि हाँ उसी ने अपने हस्बैंड को मरवाने का प्लान किया था, और ये सब उसने किसने किया, उसकी दौलत और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए या फिर इस शादी से आज़ादी के लिए। तो वो जो 3 किलर थे उनके नाम थे रामजी नगर, दुर्लभ और शिवम, और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रगति सीरियसली कबूल कर लेती है और वो बहुत क्लियर होती है कि मुझे शादी करनी नहीं थी, ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई गई, इसी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जब मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तीनों अभी भी जेल में हैं और इन पे ट्रायल चल रहा है, और इसमें इन पे जो एक्ट्स लगे हैं वो ये है कि मर्डर फॉर इकोनॉमिक गेन और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। और तो और पुलिस ने तो मेन सुपारी किलर जिसका नाम रामजी नगर था उसका जो इलीगल घर बना हुआ था उस पर बिल्डोजर का एक्शन ले लिया है। हालांकि ये सब ठीक है, अभी इन पर ट्रायल चल रहा है, ये शायद कन्विक्ट भी हो जाएंगे और इनको कुछ ना कुछ सज़ा मिल ही जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो दिलीप के साथ क्या हुआ है ना, मतलब लिटरली वो आदमी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था और वो बहुत खुश था कि उसकी शादी हो गई है, और वो सीरियसली कुछ दिन बाद हनीमून पे जाने वाला था अपनी वाइफ के साथ में, लेकिन उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा कर दिया। अब देखा जाए तो इसमें 2 फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक दिलीप की और प्रगति की। लेकिन जो प्रगति की जो फैमिली है उन पे और ज़्यादा प्रेशर और बोलते ना एक बहुत ज़्यादा शर्म का एक धब्बा लग चुका है, क्योंकि उनकी छोटी बेटी ने ऐसा किया, जबकि ऑलरेडी उनकी जो बड़ी बेटी है वो ठीक ठाक उस घर में रह रही है। और शायद यही सोचकर उन्होंने अपनी छोटी बेटी का भी रिश्ता उसी घर में करने की सोची और उसे फोर्स किया।
लेकिन प्रगति के दिमाग में अनुराग ही था और उसने इसी वजह से ये सारा बड़ा कदम उठा लिया और दिलीप को तो इस दुनिया से ही ख़त्म कर दिया। और दिलीप की फैमिली हो या कोई भी हो, सबको रिग्रेट तो अब ये लाइफ टाइम के लिए रहने ही वाला है। तो देखा जाए, एक शादी जो सिर्फ 14 दिन चली और एक फैसला जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया और एक ज़िंदगी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर दिया।